में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम भारत के हितों के साथ समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों से निर्वाचित संस्थानों और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की तारीख का ऐलान करने के बाद से ही सियासत गर्म है और तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी अपनी बात रखी है। सब तो ठीक है, कहीं एक दिन कहीं 2 दिन, 8 दिन का बंगाल जैसे में तो सीधे सीधे दिखता है कि कुछ और ही इसके पीछे कारण हो सकता है। मुझे याद है जब राष्ट्रीय चुनाव भी होते थे तो भी शायद 6 चरण में होते थे, 4 या 6 चरण में ज्यादा थी। 8 का क्या मतलब है भाई? और बंगाल में कुछ हैं छोटे मोटे कुछ इलाके हैं, 2-4 इलाके हैं जहां कभी कभी हिंसा होती है, वो भी आपसी हिंसा, इसमें कोई बड़ी वैसी थोड़ी होती है। उतना तो आप बहुत आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती है। ये जो 8 फेज में करने की बात दिख रही है, ये दिख ही रहा है कि इसमें सरकार के पुलिस का और चीज़ों के साथ दुरुपयोग करने का कोई ना कोई प्लान होगा। इसकी जो ममता जी बात कह रही हैं उसमें सच तो लग रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी के सी वेणुगोपाल कह रहे हैं हम लोग तैयार हैं, हम प्रिपरेशन में पूरी तरीके से। देखिए इन सारे राज्यों में आप अगर देखिएगा तो इनमें जो हमारे जनरल सेक्रेटरीज थे, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वहाँ के स्थानीय नेता थे, पिछले 6-8 महीने से आपने देखा होगा कई जगहों पे इनकी मीटिंग्स हुई। कुछ जगहों पे जहाँ पुराने जनरल सेक्रेटरीज थे बदले गए टाइम पर, नए लोग आए। जहाँ जहाँ हमें गठबंधन करना था, गठबंधन की बातें भी बहुत पहले से चल रही हैं। तो हर मायने में हम लोग पहले से तैयार हैं। इसमें अपनी संगठन को सशक्त करना हो, नेतृत्व को वापस एक तो एनर्जाइज करना हो, जो हमारे गठबंधन बनने हैं उनको पुख्ता करना हो, तो मुझे जो जितनी जानकारी है, जो दिखता है कि बहुत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया है। चुनाव कैसा होगा? चुनाव बीजेपी की सरकार बनेगी, ये 200%। लेकिन जिस तरह से वहाँ कल देर रात तोड़फोड़ हुई आपके रथ पर, ये वो फ्रस्ट्रेशन है ममता दीदी का। वहाँ के लोग अब तय कर लिया है, गुंडागर्दी कटमनी की सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार चाहिए, शांति प्रिय सरकार चाहिए, सबका साथ सबका विकास का सरकार चाहिए। 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, पूरा देश देखेगा और बंगाल की धरती पर एक नए संस्कार और संस्कृति के साथ नई सरकार बीजेपी। देश में किसानों के मुद्दे पर सियासत चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के इस अनदेखी के परिणाम भयानक आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसान ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया है और सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत पर विज ने तंज कसते हुए ये कहा है कि अब टिकैत की बात कोई नहीं मानता। नहीं, मोदी सरकार ने तो कह रखा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अब किसान ही कह रहे हैं कि हमारे पास अक्टूबर तक का टाइम है। तो सुरजेवाला जी पढ़ते नहीं ना सही ढंग से सारी अखबारें पढ़े और उसमें देखें कि किसानों ने कहा कि अक्टूबर तक का समय है, जबकि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं, जाओ बात कर लो। टिकैत की बात अब कोई नहीं मानता, उनके अपने नेता नहीं मानते। देश भर में बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हरियाणा के अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया इन दिनों कुछ ज्यादा ही किसानों के निशाने पर हैं और इससे वो परेशान भी हैं। अक्सर अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले कटारिया को हर बार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज कटारिया का दर्द खुलकर मीडिया के सामने आया। किसानों के बार बार विरोध से
परेशान कटारिया ने खुद को हरियाणा में किसानों का सबसे बड़ा शिकार बताया। इतना ही नहीं, कटारिया ने किसान आंदोलन को बिना सिर पैर की लड़ाई भी बता दिया। तो जो कुछ हो रहा है तो हो रहा, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा शिकार मैं हूं, क्योंकि अंबाला जो है इस किसान आंदोलन का एपिसेंटर है और यहां से 5-4 किलोमीटर की दूरी पे पंजाब पड़ता है। और जिसके भी मन में आता है कि अशांति फैलानी है, लोगों को गुमराह करना है, मिस इन्फॉर्मेशन देनी है, बिलों के बारे में ABCD जानते नहीं, क्या भला होगा क्या बुरा होगा इसकी कोई बात नहीं जानते, ना पार्लियामेंट में बता सके कि इस बिल में कमी क्या है, और ना जनता के बीच में बता सके कि इस बिल में यह कमी है, लेकिन थूक और भागो, गालियां देनी है जरूर, हल कोई बताना नहीं है, जमीन घुस जाएगी किसानों की। भाई आज तक मन्ना तो सुने नहीं, मेरी भी 70 साल की सोच। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में 22 पंजाब रेजिमेंट के शहीद नायब सूबेदार परविंदर सिंह के पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा के नजदीक बटालिक सेक्टर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान परविंदर सिंह शहीद हो गए थे और शहीद के परिवार में उनके पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। शहीद के परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से उनको हर संभव सहयोग और सहायता दी जाएगी। शहीद परविंदर सिंह का पार्थिव शरीर 28 फरवरी को जगरांव में उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा और इसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर मुख्यमंत्री सभी जिलों में हो रहे कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और कई नई घोषणाएं भी की। सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। किसी का मकान टूट जाए या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरम्मत कराना हो तो मुरम्मत के नाम की सरकार एक राशि देती है। कितनी है? हाँ, 50,000 रुपया अप्लाई करते हैं लोग, 50,000 रुपया। लेकिन ये है केवल अनुसूचित जाति BPL के लिए, ठीक है ना। अब अनुसूचित जाति BPL का मकान टूटा, उसको तो 50,000 रुपए दें, लेकिन मानो कोई दूसरी जाति का BPL है, BPL मतलब जिसकी आय कम है, जिसके पास पैसा है नहीं, मकान तो उसका भी है, उसका भी टूट सकता है ना, उसको भी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए ना। अब ये है सोच का विषय। मैं आज सुबह सुबह जब मेरे सामने योजना है तो मैं सोच रहा था कि ये केवल अनुसूचित जाति के BPL को देने के बजाय सभी। हरियाणा कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने NB न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो है वो कर दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने बढ़ती महंगाई पर भी विरोध जताया है। मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आगामी 5 मार्च को बजट सत्र आने वाला है, क्या तैयारियां हैं मैम कांग्रेस की ओर से, आपकी ओर से? कांग्रेस, आप जानते हैं, इस बारी हम एक विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के प्रति लेकर आएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ जिस तरह से ये तीनों काले कानूनों के ऊपर बात हो रही है तो ये सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है और असलियत जो है ये सरकार की हम लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं कि कौन
इनके विपक्ष में है इस कानून के और कौन इसके पक्ष में है। तो ये असलियत जब सामने आएगी तो जनता जो है, जनता का जो दरबार है वो फाइनल दरबार होता है और जनता को मालूम होना चाहिए कि अलग अलग स्वरों के अंदर जो ये बात करते हैं इनकी असलियत क्या है। इसके साथ साथ महंगाई जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कीमतें जो हैं कच्चे तेल की वो बिल्कुल गिरी हुई हैं। उसके बावजूद जो है सरकार जो है आम जनता की जेब के ऊपर डाका डाल रही है। इतने ज़बरदस्त टैक्सेस लगाए हुए हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ इतनी लगाई हुई हैं, तो वो कम करने के बजाय ये जो है मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादती है और सरकारें चुनी जाती हैं लोगों को सहूलियत के लिए, लेकिन ये सरकार जब मुनाफाखोरी जब मुनाफे के काम करे तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो करप्शन के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जो है आज जो है वो बहुत अहम मुद्दा है। बेरोजगार युवक हमारे 33% जो है हमारे घूम रहे हैं और ये सरकार ने 75% का जो वायदा करा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और जो है पानी का हो, बिजली का हो, सारे के सारे ये जो मुद्दे हैं, ये महंगाई का मुद्दे के साथ साथ ये सारे मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का हो, ये सारे विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और मैं अपने पर्सनल तौर पे 13 कॉलिंग अटेंशन बहुत अहम मुद्दों के ऊपर लेकर आई हूँ, इन सारे मुद्दों के ऊपर, ताकि इसके ऊपर सरकार चर्चा करे और हम इस बात को सदन पटल के ऊपर रखें। अब देखने की बात यह है कि ये सरकार कितने मुद्दों को लगने देती है। मैम, कितने सवाल आपकी ओर से विधानसभा में भेजे गए थे इस सत्र के लिए? 15 या 20 सवाल जो हैं भेजे हैं, 13 कॉलिंग अटेंशन मोशंस भेजे हैं, एक रेजोल्यूशन भेजा है। मैम, जिस तरह भर्तियां रद्द हो रही हैं, लगातार भर्तियां रद्द करी जा रही हैं, किस तरह देखती हैं? क्योंकि इस रोजगार जो है वो पूर्ण रूप से युवाओं को मिल नहीं पा रहा और वहीं दूसरी तरफ जो है भर्तियां जो निकाल के भी रद्द कर दी जाती हैं या पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। रिटन एग्जाम की बात करें, सरकार जो है पूरी तरह से जो इसके आयोग हैं या जो भी जिस तरह से काम कर रही है वो सारा इन सारी चीज़ों से समझ आती है कि सरकार की व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। आज इनके जो आयोग हैं उसके अंदर बेरोजगारी जो है आज हमारी 33% है और 30% जो हैं हमारे वहाँ पे खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, वो ही नहीं भरे गए इनसे। जो जिनमें इन्होंने सिलेक्शन करवाया, भर्ती करवाई, उसको रद्द करा जा रहा है आज 2016 से लेकर 2019 तक। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इनकी व्यवस्था खत्म हो चुकी है और जो वायदे इन्होंने करे थे वो केवल जुमले बनकर रह गए हैं और जुमलों के अलावा और कुछ नहीं। 75% वायदा इन्होंने करा था बेरोजगारों को देने के लिए, बेरोजगार भत्ता देने का वायदा करा था, आज उसका कहीं नाम निशान नहीं है। हमारे युवक जो हैं दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हम इनके पेपर जो इतने मेहनत करके अपने एग्जाम देते हैं उनके पेपर जो हैं रद्द करे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सारा स्पष्ट नजर तरीके आता है कि सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने हमारे साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में सुबह 4:30 बजे से 1000 से ज़्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर के बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। इस छापेमार कार्रवाई में करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और इससे बिजली बोर्ड को लगभग 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। उन्होंने ये कहा है कि ये छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई है, जिसमें गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार शामिल हैं। इंडस्ट्री में चोरी पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापे मारे गए। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। 4:30 बजे से हमारे पावर मिनिस्ट्री ने पूरे हरियाणा में 236 आदमियों 236 टीमें बना के और इसमें 1000 से ज़्यादा जो टोटल ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी, जिसमें आप ये समझिए कि 2 डायरेक्टर, 1 चीफ इंजीनियर, 6 SC और ना जाने कितने ही एक्शन SD और JEs सबकी टीम बना के और एक मेरे जो एडवाइज़र हैं पावर के, वो ये सब मॉनिटर कर रहे हैं, दोनों डायरेक्टर और मेरे एडवाइज़र।
और पूरे हरियाणा में हमने साइमल्टेनियसली पावर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री पे रेड शुरू करे, जिसमें मुख्यतः गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। उसमें अब तक का जो मतलब अब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने देंगे, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस। जन घोषणा पत्र के लिए बहराइच पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आम लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पूनिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इस अभियान को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव का आगाज कहा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जनता की आवाज को शामिल किया जाएगा। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको स्थगित कर दीजिए तो सरकार क्यों नहीं इस कानून को स्थगित कर देती। तो है इसलिए कि हम अपने घोषणा पत्र में जो भी डालना चाहते हैं वो जनता की आवाज़ को डालना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ सबसे संपर्क में हैं और जो विस्तार से लोग कह रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को हम घोषणा पत्र में डालेंगे। प्रियंका जी ने ये विशेष हमको आदेश दिया है कि आप जनता की आवाज़ को ही डालिए, बाहर से घर से बैठकर आप कुछ मत लिखिए, जो जनता चाहती है उससे चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद उसी घोषणा पत्र। सर, आप मोस्ट सीनियर एडवोकेट भी हैं सर, जो किसान आंदोलन आज 90 दिन लगभग होने को आए हैं, अब तक बीजेपी गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको स्थगित कर दीजिए, तो सरकार को इसको कहने में क्यों गुरेज है? क्यों नहीं सरकार कहती कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं, इसको हम साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के वाराणसी के खिड़किया घाट पर सीएनजी और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में वहां पर पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स की जो प्रगति का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि देश में रोजगार बढ़े, इसके लिए योजना की शुरुआत की जा रही है। देखिए, काशी हमारी धरोहर की एक अनोखा केंद्र है। भारतीय सभ्यता की, हिंदू सभ्यता की काशी एक स्टेटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री आधुनिक भारत की निर्माता है, न्यू इंडिया की कल्पना उन्होंने किया है। देश में रोजगार बढ़े, लोगों की संपन्नता हो। हमारी जो पुराने केंद्र है ये पुराने अर्थनैतिक केंद्र रहे, 21वीं सदी में वो कैसे नई तरीके से उपस्थापित हो, इसी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना देश की अनेक स्थान पर शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बीच एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने पुराने ट्वीट को याद रखने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और 2 मई को चुनावों के परिणामों की घोषणा होगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके यह कहा है कि 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट याद रखिएगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया और लिखा कि पश्चिम बंगाल में देश के लोकतंत्र को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और राज्य के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और सही कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आगे ये भी लिखा कि बंगाल को केवल अपनी ही बेटी चाहिए। बता दें कि बीते साल दिसंबर में प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 38 आईएएस अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक और 16 आईपीएस अधिकारियों को 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह कहा है कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 मार्च 2021 को पर्यवेक्षकों की एक बैठक आयोजित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। सीजीआई रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण उन्होंने किया है।
पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण कार्य किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने दरभंगा महाराज केस फैसले का जिक्र किया और उसके बाद संविधान का पहला संशोधन हुआ था। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि मुझे खुशी है जब इस भवन का शिलान्यास हुआ और अब उद्घाटन पर मुझे शामिल होने का मौका मिला। इसे पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है। प्रकार से हम लोगों ने किया है काम, तो हर तरह से हम लोग चारों तरफ भी करते हैं। अब पुलिस मुख्यालय जो बना सरदार पटेल भवन, अब वो भी देख लीजिए, रिक्टर स्केल 9 तक भी आएगा, तब भी जाकर के भूकंप आने पर उसका नियंत्रण वहां पर होगा, ताकि अगर बड़े पैमाने पर भी भूकंप आता है तो वहीं से, और आपदा प्रबंधन का भी काम वहां से। तो हमने संक्षेप में इसको विस्तृत बहुत बताने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति बोबड़े साहब आए हुए हैं, उनकी बात हम लोग सुने, ये खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में यहाँ के न्यायपालिका और विकसित ढंग से और बेहतर ढंग से काम करती रहेगी। इससे बहुत अच्छा होगा और इससे एक विकास होगा, तेजी से विकास होगा और कई प्रकार के काम होते हैं, उन सब कामों में इसमें सहूलियत होगी। इसलिए न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। तो आज इस अवसर पर यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है और आप सब लोगों के साथ बैठने में जो मौका मिला है इसके लिए खुशी होती है। नहीं तो आपके हाथ में जो अधिकार है तो चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना के मामलों को लेकर के अलर्ट है और देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र और केरल से आने वाले हर विमान यात्री का कोरोना टेस्ट होगा और वहीं सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक करके सख्ती बरतने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन में घोषणा करते हुए ये कहा है कि अगर अगले साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की हर एक महिला के खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे। और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की और सपा की योजनाओं की चोरी कर नाम बदलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये कहा कि पाइप पेयजल मिशन योजना सपा के शासन की थी, जो बीजेपी नाम बदल करके खुद श्रेय ले रही है। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए हम मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता से भी मदद मांगने आए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शादी के मंडप में मंत्रोच्चार, कुरान की आयत और बाइबल का पाठ एक साथ गूंजता रहा। तीनों धर्मों का संगम रायपुर में हुआ। खुशियों का ऐसा मिलन जहां रिश्ते की डोर मजबूत होती रही। सामूहिक शादी समारोह में इष्ट देवों के साथ अल्लाह का नाम और प्रभु यीशु का गुणगान किया गया। इस सकारात्मक सोच के जरिए नफरत करने वालों को भाईचारे और एकजुटता का प्रदर्शन करके सटीक जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सामूहिक विवाह समारोह शनिवार को हुआ। लगभग 240 जोड़ों का विवाह करवाया गया। इस दौरान ईसाई समाज और एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह वहां पर करवाया गया। हिंदू जोड़ों को गायत्री परिवार के विद्वानों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ फेरे करवाए। एक वेदी में 4 जोड़ों को बैठा करके विवाह करवाया गया और कुल 60 वेदियां बनाई गई थी। माघ पुन्नी और आज का दिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आज राज्य में माघी पुन्नी मेला की शुरुआत और उसके साथ साथ कर्णेश्वर में भी, नगरी कर्णेश्वर धाम में भी आज मेला लगता है। और आज ही के दिन 240 वर वधू रायपुर में और उसके साथ साथ सभी जिलों में लगभग 3500 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। मैं उनको सबको, नव वर वधुओं को, सभी को
मैं आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको घराती और बाराती बनने का अवसर मिला। हम सब एक साथ बाराती भी थे और घराती भी थे। सैकड़ों जोड़ों की शादी भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायगढ़ में, जीट में, दुर्कोंदल में, कोंडागांव में सब वर वधुओं को हमने आशीर्वाद दिया और साथ साथ वर वधुओं ने भी अपनी बात कही। लड़कियां खूब रस्मी मुझे कह रही थी कि देखिए कि पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला के नेतृत्व में 8 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि एक महीने में गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूल टैक्स भारत में सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। नफे राठी ने यह कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा एक साल में 200% बढ़ा है और इस सरकार में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमत तो घट रही है लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इस दौरान नफे सिंह राठी ने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। किसानों के नाम पर सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि 1 मार्च से 100 रुपये लीटर दूध बेचा जाएगा, लेकिन हमने हकीकत जानने की कोशिश की है। पटियाला के किसानों ने इस पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। हमने किसान नेताओं से भी बात की है, उन्होंने इस मुहिम को निराधार बताया और वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने भी इस मुहिम को लेकर के सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। किसानों ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किसानों और आम जनता को लड़ाने के लिए मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਲੂ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਆ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ 20-22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁਗਾ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਝੂਠਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਥਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਈਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਈ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾੜਨਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰਕ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ अपना गहाँ बेची जाते हैं। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ के GCL क्लब लिमिटेड में एक पीसी आयोजित की गई। पंजाब अमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पंजाब अमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष रघुराज शर्मा और सचिव मोनू सबरवाल ने खासतौर पर शिरकत की। मोटी भी
ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੇਲੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਟਰੋਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ प्रॉपर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक नामी डॉक्टर के घर में एक अनोखी चोरी हुई। चोरों ने शहर के वैशाली नगर में आम्रपाली सर्किल के डी ब्लॉक में इस वारदात को इतने अनोखे ढंग से अंजाम दिया कि शहर भर में इसके चर्चे हैं। चोरों ने शहर के बड़े हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में पास पड़े खाली प्लांट से घर के नीचे तक ऐसी 20 फीट लंबी सुरंग खोदी कि वो सीधे कमरे में जाकर के निकले और इसके बाद डॉक्टर के घर में बेसमेंट में रखे लोहे के 3 बड़े बक्सों में रखी करीब 4 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और जेवर निकाल करके वो ले गए। अनोखी और हाईटेक चोरी के इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। काफी भारी मात्रा में चांदी रखी हुई थी। उन्होंने वापस उसको चेक किया तो चांदी नहीं मिली। मौका पे देखा तो वहाँ सुरंग खोदी हुई थी। पीछे खाली प्लॉट है, प्लॉट को चीरते हुए और सुरंग खोद के चोरी हुई है। सर कितनी संख्या में है? अभी तक इसने वजन नहीं बताया है, लेकिन भारी मात्रा में है। सर ये भी पूछताछ का विषय है, जांच का विषय कि इन्होंने कब कितने सालों पहले वहाँ रखी और ये पुरानी ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये ज़मीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की जरूरत थी। उसके बाद
पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने कोविड-19 महामारी के फिर से उभरने के मद्देनजर विधानसभा के बजट सत्र के लिए पंजाब भवन के सेक्टर 3 को सदन का परिसर घोषित किया है। पंजाब विधानसभा के सचिव के अनुसार ये कहा गया है कि विधानसभा के बजट सत्र को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने आदेश दिए हैं कि 28 फरवरी को रात 10 बजे से सदन के 14वें सत्र की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल होने तक सदन का परिसर ही रहेगा। यूपी के सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील में बड़ी कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी जग प्रवेश ने तहसील क्षेत्र के करीब आधा दर्जन नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। तहसील क्षेत्र में कई नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कमियां पाई गई। कई जगहों पर सेंटरों के संचालक वैध कागजात भी नहीं दिखा पाए। 27 फरवरी 2021 को पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जिनकी रैंडम आधार पर चेकिंग की जा रही है, यह जांच की जा रही है कि क्या वो जो CPMDT उसके अंतर्गत जो व्यवस्था बनाई गई है उसी के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की भ्रूण हत्या या किसी प्रकार का लिंग की जांच या फिर इस तरीके के अवैध अल्ट्रासाउंड तो नहीं चलाए जा रहे हैं, जिसके संबंध में आज दिनांक 27 तारीख को मेरे पुलिस प्रशासन ने कोविड-19 के बचाव के लिए शहर में प्रचार शुरू कर दिया है और कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर के बरनाला पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को अवेयर करने के लिए कोरोना वायरस से बचाव के संबंधी जानकारी के स्टिकर, पोस्टर, पंपलेट और शहर में लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर के सभी मुख्य बाजार और जगहों पर लाउडस्पीकर द्वारा इस वायरस से बचने के लिए जानकारी दी जा रही है। यूपी में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन यूपी की गलियां आपराधिक घटनाओं से दहल उठती हैं और ताजा मामला यूपी के उन्नाव हसनगंज कोतवाली से सामने आया है। सीओ कार्यालय के पास का ये मामला है जहां पर बदमाशों ने एक अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में बुरी तरह से जख्मी अधिवक्ता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पावरकॉम के CMD वेणु प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड राज्य में विकास के पहिया को चलता रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के अधीन पंजाब सरकार की घर घर नौकरी योजना को लागू करने में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने ये बताया कि हाल ही में PSPCL की ओर से 1700 सहायक लाइनमैनों समेत 5 श्रेणियों के 2632 पदों में इतने पदों के लिए विज्ञापन जो है वो दिया गया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में शुरू हो जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर। यूपी के मैनपुरी में गरीबों के घरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और पीड़ितों के मुताबिक प्रशासन ने चरागाह की भूमि बता करके बिना कोई नोटिस दिए ही मकानों को ढहा दिया। बुलडोजर लगा करके प्रशासन ने मकानों को ध्वस्त कर दिया और इस जगह पर गांव में करीब 30 मकान बने हुए हैं जिनमें 30 से 40 साल से परिवार यहां पर रह रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से गाँव में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल अब बन गया है। बेघर होने पर कुछ गरीब परिवारों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात भी कही है। अब ये बोल रहे हैं कि ये मतलब पशु चरागा की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे पूरे लगभग 20-25 मकान बने हुए हैं। उनमें से इस नंबर में 19-20-25 मकान बने, इस नंबर में सिर्फ मेरा ही मकान तोड़ा गया है और बाकी बस सब खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये मकान तोड़ा गया है, मेरे पास कहीं रहने की कोई जगह नहीं है और अगर नहीं मेरा कोई समाधान होता तो मैं आत्महत्या करूँगा यहाँ पे। वो तो अचानक आए गाड़ी लेके और तोड़ने लगे। मैंने पूछा क्यों तोड़ रहे हैं, मैं तो शिकायत में ली है बोले, तो मैंने कहा शिकायत में लिया, यहाँ से हम पहले से रह रहे हैं। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं परिवार? 20-25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 20-25 हाँ। हमने पूछा ताड़ा क्यों तोड़ रहे हो, किसी को बुला लेते। हम लोग घर पे चले गए थे, यहाँ पे नहीं थे, तो वो तोड़ने लगे, वो घुस गए और अचानक बिलोर चला दी तोड़ के।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रीना है। मैं इधर मेरी भैंस बनती थी और भैंस को खोल के और रपटा दिया मेरे पगुओं उनको सबको, और मेरी मशीन सब तोड़ दी है कि उससे पूछी तो उसने डरना लेके मेरे पापा को बजा दिया, जाके ले जा अपने बाप को, नहीं तो हम जेल में डाल देंगे। अभी बहुत ही चिल्ला लगे, हम पे कर लगी, लड़की है निकलेगी नहीं ना, तुझे हम इसी में दबा देंगे। अच्छा, क्या कितने समय से आप लोग रह रहे हैं? हमारे तो हम तो अब 20-25 साल से, हम तो मेरी तो इतनी उम्र है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद से मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शुमार हैं और इस लिहाज से उनको सुरक्षा मिलना तो वाजिब है। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। जी हाँ, Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं मुकेश अंबानी और 10 NSG और SPG कमांडो के साथ, और कुल 55 पुलिसकर्मी उनके साथ तैनात होते हैं। मुकेश अंबानी की सुरक्षा में वो तैनात होते हैं जिनके महीने का खर्चा 20 लाख रुपए है, और आपको बता दें कि ये खर्चा अंबानी खुद ही उठाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 170 से ज़्यादा कारें हैं। यही नहीं, उनकी एक कार BMW 760 Li पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जो कि उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। हरियाणा के कुछ जिलों में शुक्रवार रात को बूंदाबांदी हुई, लेकिन शनिवार को धूप अच्छी खिली, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई थी। बीते 4 दिनों से तेज धूप और लगातार बढ़ रहे दिन और रात के तापमान के बाद शनिवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवाएं चली। बता दें कि लगातार बढ़ रहा तापमान गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक होगा, और वहीं सब्जी की फसल को भी बढ़ रहा तापमान नुकसान पहुंचाएगा, जिससे टमाटर, मटर, गाजर की फसल खराब हो सकती है। संत रविदास जी की 644वीं जयंती पलवल के सल्लागढ़ स्थित संत गुरु रविदास धर्मशाला में बनाई गई, जिसमें हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का सीधा प्रसारण भी वहां पर दिखाया गया। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि प्रदेश भर में संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है और संत गुरु रविदास जी ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए कदम उठाया था और देश को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड को समाप्त किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाने का संकल्प लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि इन महापुरुषों को, इन भगवान के रूपों को इससे पहले कभी कोई जानता भी नहीं था, केवल किताबों में पढ़ते थे। लेकिन आज उन्होंने हर जगह जगह एक ऐसे संत की, सभी जितने हमारे महापुरुष इस भारत में पैदा हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार को 19वीं गृह सचिव स्तर की बातचीत का आयोजन किया गया और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ, मुजीब बोर्शो और राजनयिक संबंधों समेत द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने पर प्रतिबद्धता जताई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि 19वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर लंबित बाड़ को जल्द ही पूरा करने पर चर्चा की है और बता दें कि इस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति जताई थी। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की गई और इसके अलावा कोविड-19 के बारे में सहयोग, व्यापार, संपर्क, विकास, साझेदारी, बिजली, ऊर्जा और जल संसाधन, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग तथा सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और बांग्लादेश ने कोरोना काल में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की भी सराहना की है। हर साल की तरह इस साल भी
गांव रावलदी में बड़ी धूमधाम के साथ रविदास जयंती मनाई गई और चरखी दादरी जिले के गांव रावलदी में बड़ी धूमधाम के साथ हर साल की तरह इस बार रविदास जयंती मनाई गई। वहीं रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे, हवन और कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी खुशी के साथ हिस्सा लिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 644वां जन्मदिन है। इसको हम गांव रावलदी में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये एक संत ही नहीं, बहुत बड़े विचारक, समाज सुधारक हुए हैं। इन्होंने बताया है कि मैं जब प्रसन्न रहता हूँ, जब सभी को अन्न मिले, सभी को समान अधिकार मिले, सभी समान रहे। और यहाँ तक भी इन्होंने कहा है कि भाई अगर किसी का भला नहीं कर सकते। हरियाणा के छोरे ने एक के बाद एक ट्वीट करके अपना नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। फतेहाबाद के रहने वाले दीपेश वधवा ने सोशल मीडिया का सार्थक प्रयोग किया और इंद्रपुरा मोहल्ला निवासी दीपेश वधवा ने 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट करके अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दीपक ने कुरुक्षेत्र की कनिका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और बता दें कि कनिका ने 2.5 घंटे में 656 ट्वीट किए थे। कनिका के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद दीपक ने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से मेल के जरिए संपर्क साधा और अपने ट्वीट के समय अनुसार स्क्रीनशॉट भी भेजे। इसके बाद इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने इसे वेरीफाई किया और 13 फरवरी को दीपेश को मेल के जरिए सूचना दी गई कि उनका जो रिकॉर्ड है वो बन चुका है और उसके बाद अब आधिकारिक तौर पर दीपेश के पास सर्टिफिकेट और मेडल भी भेजा गया है। उज्जैन में जिला चिकित्सालय के चरक भवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वार्ड की 4 महिलाएं आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ रही हैं और 3 महिलाएं एक महिला को पकड़ करके कुछ बुलवाना चाह रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने की धांधली से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर के सामने गर्भवती महिला द्वारा भांडा फोड़ने के बाद से ही स्टाफ की महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कलेक्टर ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन श्री आनंदपुर साहिब की तरफ से खानपुर गांव में किसान आंदोलन की जीत के लिए सुखमनी साहिब पाठ के भोग डाले गए और इस मौके पर अभिनेता योगराज सिंह और शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू भी पहुंचे। योगराज सिंह ने यह कहा कि यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि सिविल वार हो जाए और इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार तैयार नहीं है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर मिलन वाटिका में वो बीजेपी की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि बंगाल और असम में चुनाव के लिए टोलियां भेजी जाएंगी और साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे दामों का असर देश में पड़ता है। व्यवस्था ठहर गई थी और बहुत महीनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो बजट आया है उस बजट में 1 पैसा भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो इस नाते से जहाँ वहाँ पूरी तरह छूट दी गई, तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर मैं कहूँगा कि दायित्व आता है, उसी दायित्व के भरोसे देश की इकोनॉमी मजबूत होकर चलती है। तो सर इसका मतलब ये है कि सर जो बजट इकट्ठा करने के लिए या जितना भी अब तक कोरोना काल में देश को हानि हुई है सारा जनता से वसूला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कि अब ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच किया हुआ है। पहले सरकारें इस प्रकार का काम किया करती, जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तभी दाम बढ़ते हैं। अब इसको बाजार के साथ जोड़ा कुछ राहत ओपेक के एक बड़ा जब उसकी बैठक होती है तो पूरी दुनिया की निगाह उस पर होती है। मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा हूँ और तेल के दामों पर जैसे बढ़ते हैं या घटते हैं तो पूरी दुनिया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा धरने पर किसानों ने गुरु रविदास जयंती को किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया और किसानों का ये कहना है कि हमने गुरु रविदास जी की जयंती को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया है। किसान किसी धर्म या जाति विशेष से नहीं होता, वो 36 बिरादरी से संबंध रखता है, इसलिए सभी धर्मों के कार्यक्रम यहाँ पर मिलकर के मनाए जा रहे हैं और गुरु रविदास जी ने हमेशा सच्चाई और संघर्ष के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। जयंती है जिसके उपलक्ष्य में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम चलता है और हमारे यहाँ 31 लोगों की कमेटी है जो इस सारे प्रोग्राम को लेके चल रही है
तो हमारी ये मंशा है कि समाज में सुख शांति रहे, आपस में भाईचारा बढ़े। आज हमने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, संधू बॉर्डर के ऊपर ये रविदास जयंती मनाई। किसान मजदूरों ने मिलजुल कर, और मेरे दलित पिछड़े वर्ग के लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और छत्ती बिरादरी के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, सभी ने, किसान मजदूरों ने रविदास जयंती को इकट्ठे मनाने का फैसला लिया, और मैं दलित व पिछड़े समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि परिवार में से एक एक जरूर संधू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर पहुंचे। आपकी बहुत मेहरबानी। एक तरफ कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स, और अब तीसरे चरण में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या फिर 45 साल से ज़्यादा लोग जो किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको भी ये वैक्सीन अब दी जाएगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, उनमें ये वैक्सीनेशन रेगुलरली चलेगी, जिसमें कि हम सप्ताह में कम से कम 4 दिन हम वैक्सीनेशन करने की करेंगे। और उस पे आप अपने आप को खुद भी वैक्सीन, जो ये कोविन ऐप है, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और वो अपनी फैसिलिटी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है, आप स्वयं उस साइट पे जाएं और वहाँ पे आपकी वैक्सीन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे ऑन द स्पॉट कर दी जाएगी। अगर उस दिन आप वहाँ स्लॉट वेकेंट है तो उसी दिन आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, नहीं तो आगे की आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी कि आपकी वैक्सीनेशन इस तारीख को इस टाइम पे लगेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन हो, हम प्रेस के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहेंगे कि कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी और कहाँ प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी। प्राइवेट सेक्टर के भी आयुष्मान भारत के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये सुविधा शुरू हो जाएगी। संत गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती करनाल में डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में बताया और उन्हें सामाजिक समरसता का अग्रदूत बताया। इस दौरान मार्च में पेश होने वाले हरियाणा के बजट पर भी बनवारी लाल ने यह कहा है कि सभी मामलों की चर्चा विधानसभा में की जाएगी। के शुभ अवसर पर मैं सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत गुरु रविदास जी ने जो एक समाज में एक मैसेज दिया कि हर समाज, हर वर्ग को अपने आसपास मिलकर और आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी आदमी जाति से या समाज से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए जो हर आदमी के काम आए। यही उपदेश जो संत गुरु रविदास जी ने दिया था, उन उपदेशों को हमें अपने जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक बजट आने वाला है, पेपरलेस होगा, तो किस तरह क्या कुछ रहेगा हरियाणा वासियों के लिए, जैसे महंगाई? यूपी के महोबा में एक युवती को शराबी को रोकना भारी पड़ गया। शहर रखोतवाली के सबदनगर मोहल्ले में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर 2 दबंग युवकों ने युवती को बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। और यही नहीं, मारपीट का विरोध करने पर दबंगों की बहनें भी वहां पर आ गई। आकर के अकेली युवती की लाठी डंडों से मारपीट की और शराबियों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया और मामले की जांच तेज कर दी गई। हमें ये नहीं है पता कौन है, लेकिन बाहर हमारे दरवाजे में एक लड़का गाली दे रहा था, दारू पिए था, और तो हमने उसको भगाया। तो काफी सारे लड़के थे, उन लोगों को वो मारने लगा। हमने काफी बार मना किया तो वो जा नहीं रहा था। दूसरे गेट में से जाके फिर गाली देने लगा, तो हमने उसको मतलब कि गेट खोला तो वो अंदर आ गया हमारे, और अंदर आके मतलब कि गाली देने लगा। हमारे 5 लाख रुपए रखे थे, मकान बन रहा था तो वो भी छीन के ले गया है। और गाली आली दे के फिर हमने जब उसे भगाया तो रुपए लेके चला गया। अपने घर जाके अपनी बहनों को लिवा के लाया। 5 बहन आई हैं
और उन्होंने हमें छड़ लोहे की छड़ से और डंडों से मारा है। जी देखा उसको मार रहे थे और वो कह रहा था लड़का कि हम अपनी बहनों को लुबा कर ला रहे हैं, इनको बिना उसका मारेंगे, हम ओपनिंग ही मारेंगे। अच्छा। हाँ, और उसके पैसे ऐसे भी ले गए हैं। आप लोगों ने देखा पैसे? हाँ देखा है, अंदर से घसीट कर लाए हैं इसको। उनकी बहनों ने वीडियो भी उस लड़की की मराई है कि और बोल और बोल। पलवल में धरना स्थल पर चौपाई और रागनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर हजारों की संख्या में किसान भी चौपाई और रागनियां सुनने को पहुंचे। आपको बता दें कि दिन के समय रोजाना धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर पहुंचते हैं और कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। वहीं धरना स्थल पर कई गांवों की चौपाई टीमों ने अपने अपने जोहर दिखा करके लोगों का मनोरंजन किया और साथ ही कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। उद्देश्य यही है कि जो पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है सरकार के समझाने के लिए लोकगीतों के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी, और सरकार किस तरह से गुमराह करने में लगी है। पीछे आपने देखा 2 दिन पहले यहाँ पे बीजेपी के कुछ ज़्यादा दावर नेता है, लेकिन उनके पास बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आम लोग नहीं पहुँचे। तो ये उनको समझना चाहिए और झूठी अफवाहें, झूठी भावनाओं में ना रहें। ये अब एक तो होली नज़दीक है, फागन लग गया है, और ये ब्रिज की जो परंपरा है कि भाई चौथी और होली का प्रोग्राम हमारे यहाँ गांव में भी होता है। अब जब गांव के सारे लोग किसान हमारे यहाँ पे आके बैठे हैं तो वही प्रोग्राम जो गांव में होता है वो यहाँ चल रहा है। अलग अलग गांव की चौपाइयाँ चल रही हैं, चौकी चल रही है। कितना जागरूक होंगे इस कार्यक्रम से किसान कृषि कानूनों को लेकर? इससे जागरूकता तो पहले ये चौकियाँ या होलियाँ होती हैं तो जागरूकता के लिए ही होती हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पहले भी पड़ता था। और अब तो खासकर इस सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, तो ज़्यादातर चौपाइयाँ और जितनी भी रागनी हैं वो सारी मोदी जी के खिलाफ है, और शायद इन रागनी चौपाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने ये बताया है कि हरियाणा में जल्द ही ये योजना जो है वो लागू हो जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा उन्होंने की है। गुरु रविदास जी की जयंती में वो शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि क्यों ना सभी परिवारों को, ये जो BPL के जो परिवार हैं उनको सभी को इस तरीके का जो है लाभ दिया जाए। किसी का मकान टूट जाए या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरम्मत कराना हो तो मुरम्मत के नाम की सरकार एक राशि देती है। कितनी है? हाँ, 50,000 रुपया अप्लाई करते हैं लोग, 50,000 रुपया। लेकिन ये है केवल अनुसूचित जाति BPL के लिए, ठीक है ना। अब अनुसूचित जाति BPL का मकान टूटा, उसको तो 50,000 रुपये दें, लेकिन मानो कोई दूसरी जाति का BPL है, BPL मतलब जिसकी आय कम है, जिसके पास पैसा है नहीं, मकान तो उसका भी है, उसका भी टूट सकता है ना, उसको भी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए ना। अब ये है सोच का विषय। मैं आज सुबह सुबह जब मेरे सामने योजना आई तो मैं सोच रहा था कि ये केवल अनुसूचित जाति के BPL को देने के बजाय सभी BPL को दे दी। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस की तरफ से संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश उन्होंने की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी जरूर टालने की कोशिश कर रही है, सरकार चाहती नहीं है चुनाव हो। आज संत रविदास जी की जयंती भी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी हमेशा कर्म पे विश्वास किए, उन्होंने हमेशा कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उनके बहुत सारे स्मरण हैं। तो ऐसे व्यक्ति की आज जयंती भी है और हम सब यही संकल्प लेंगे और ले रहे हैं कि जो संत रविदास जी ने मार्गदर्शन दिया था, कर्म पे जो विश्वास किया था, उन्होंने अपने कर्म को प्राथमिकता देते हुए कभी। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।